लेट्स स्टार्ट। तो एल्किल हैलाइड टॉपिक में सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी न्यूक्लियोफिलिक। देखो एल्किल हैलाइड में जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो मेन रिएक्शंस जो एल्किल हैलाइड में होती हैं वो होती हैं रिएक्शन SN1, SN2, SNI, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो अपन ये कुछ टॉपिक पहले पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म इन एल्किल हैलाइड। ठीक। तो एल्किल हैलाइड में दो ही टाइप की रिएक्शन जनरली होती है। सो एल्किल हैलाइड undergo two type of reactions। अच्छा, ऐसा तो नहीं है क्लास को यही नहीं पता हो एल्किल हैलाइड क्या होता है। भाई एल्काइल ग्रुप हो वहां पर और कोई हेलोजन हो वहां पर, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है। एल्काइल हैलाइड में दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बोलो बेटा। इसमें मेन वेराइटी SN1 SN2 पढ़ेंगे। हाँ, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अभी अपन शुरू में थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ लें इसका। जब अपना SN1 SN2 मैकेनिज्म पक्का हो जाएगा, E1 E2 मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक बार हल्का सा रिवीजन करा दूंगा, तो अपना बेसिक मैकेनिज्म पार्ट एल्किल हैलाइड का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन कन्वेंशनल चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। एल्किल हैलाइड में 3-4 चीजें रहेंगी हमारे पास में पढ़ने के लिए। फर्स्ट, कुछ ही मैं इधर हूं। फर्स्ट चीज जो रहेगी पढ़ने के लिए दैट इज प्रिपरेशन, नहीं प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज तो हो जाएगी, लेकिन मोनोहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स, ट्राइहैलाइड्स और फिर एराइल हैलाइड्स, ये 4 टॉपिक उसके अंदर कवर होंगे। बड़ा टॉपिक है, कोशिश करते हैं कि टॉपिक खत्म कर लें इसी साल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, इसी महीने, अरे इस महीने कोशिश करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो वैरायटी ऑफ रिएक्शन होती है। कौन कौन सी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। बोले बच्चे। एलिमिनेशन रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक में SN1, SN2, SNI। बोले बेटा। SN3 नहीं है, SNI। क्लियर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 1, टाइप 2 और SNI होती है। ठीक है ना, इंटरनल रिटर्न रिएक्शन। ठीक। और NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये एक टाइप होगा। ठीक है। ये सारा टाइप अपन लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिक मैकेनिज्म एक बार क्लियर हो गया तो चैप्टर हलवा लगेगा। ठीक। उसके बाद एलिमिनेशन के तो आप चैंपियन हो। E1 लो भाई, दो तो बताई थी तुमने, बताओ। E1 CB और EI और EC। E1 CB EI और EC एक ही बात होगी, सही बात। ठीक है। HEM अलग चीज हो गई। फिर उसके बाद में अपन वहां पे एलिमिनेशन करा देंगे, वो एक अलग बात है। ठीक है ना। EI क्या थी? पायरोलिटिक एलिमिनेशन कौन सी थी? पायरोलिटिक एलिमिनेशन कौन सी थी? लास्ट वाली। ठीक है। पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसे करके टोटल 4 कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अपन चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। लिख लिए सबने प्रकार। एलिमिनेशन के प्रकार में आपको पढ़ा चुका हूं। यदि किसी ने ये कहा कि उसको आता नहीं है तो आप समझ लेना नहीं आता। तेरे को नहीं आता E1 E2 E1 EC E1 CB और EI। तूने फिर कोशिश नहीं की पढ़ने की खुद? लेक्चर भी नहीं देखे जो रिकॉर्ड किए थे हमने? अच्छा अच्छा। चलो नंबर 1, चलो बेटा चालू करें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है पहले ये देखते हैं। RX था हमारे पास, एक न्यूक्लियोफाइल आया। जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं,
उसने इधर अटैक किया और एक्स नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आया और एक न्यूक्लियोफाइल गया, तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? ओके गाइस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है तो उसमें ऐसा होगा, जैसे मान लो आरएक्स है मेरे पास में, मान लो सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, चाचा का नाम ROH है, एल्कोहल है, CH3OH कर देता हूं, बोलो बेटा CH3OH, इसको पी लो अंधे हो जाओ, ऑप्टिक नर्व डैमेज कर देती है ना ये। अब ये आया, इस पे अटैक किया और एक्स को बाहर निकाल दिया, क्या ये सॉल्वेंट था? तो इसने क्या किया, क्या बना देगा, ROCH3 प्लस HX। बोलो बेटा, ये एक न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है, जिसको न्यूक्लियस पसंद होता है। न्यूक्लियस किसको पसंद होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुतायत में होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या पसंद है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसके पास है, लोन पेयर के पास, अटैक करेगा एक्स को उड़ा देगा। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट है? ओके गाइस, अब यहां पे सॉल्वेंट ने ही न्यूक्लियोफाइल का काम किया है, तो इस प्रकार के एक्शन को हम बोलेंगे सॉल्वोलाइसिस, क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट टूट गया है। बोले बेटा, जैसे किसी का दिल टूट जाए मतलब हार्टोलाइसिस। क्लियर थी बात? जैसे सॉल्वेंट टूट गया मतलब सॉल्वोलिसिस। बोले बेटा, और लाइसिस मतलब टूटना, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। बहुत सही पकड़ी हो तुम, सही बोली हो। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, फोटोसिंथेसिस होता है बेटा वो, सिंथेसिस में लाइसिस, हाइड्रोलिसिस। क्या बात की तुमने, हाइड्रोलिसिस तुमने कह दिया ना। अब तुम लो, ये आया पानी, पानी एक सॉल्वेंट है और उसने अटैक किया यहां पर, ये गया। इसको लाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी टूट जाता है। बहुत बड़ी बात कह गए हो तुम। ये देखो, ओ ने इधर अटैक किया, सही बोल रहे हो तुम, ओ ने इधर, ओ के लोन पे ने इधर अटैक किया, ओ पे आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए वो H से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, H प्लस भाग जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, लाइसिस हो गया। इसलिए इसको बोले सॉल्वोलाइसिस। अब स्पेलिंग चेक करते रहना, ठीक है। RX इधर अटैक हुआ, ये गया, O पे आया पॉजिटिव चार्ज, O ने अपने पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए H प्लस से इलेक्ट्रॉन खींचे, HOH बॉन्ड टूट गया, मतलब HO बॉन्ड टूट गया। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस, पानी लाइसिस। वाह भाई वाह, हाइड्रोलाइसिस, सीधा फ्रॉम दी गांव, पानियोलाइसिस। नहीं वैसे सही है, क्या हो जाएगा, ROH प्लस HH। डन। आगे बढ़ते बेटा। अरे 1 मिनट की बात कर रहे हो, 10 मिनट रुका हुआ। चलो बेटा, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुने। इसको क्या कहा गया, जल्दी बोलो, ये क्या है? यार मजा नहीं आ रहा, तुम लोग बातें कर रहे हो आपस में। न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कौन बोला, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, अरे बेटा मतलब जनरल ऐसे लिविंग ग्रुप बोलते हैं, सही बोल रहे हो, तो हेलोजन बोलते हैं, फिर हेलाइड बोलो, है ना। ये जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये जा रहा है। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये जा रहा है। करेक्ट है। ये रिएक्शन फिर किस चीज पर निर्भर करेगी, यदि जीवन में सोचो किस पर निर्भर करेगी, लिविंग ग्रुप स्टेबल हो जाए, जाने वाले पे डिपेंड करेगी और आने वाले पे डिपेंड करेगी। आने वाला यदि उसको आने में इंटरेस्ट है, गुड न्यूज। जाने वाले को जाने में इंटरेस्ट है, गुड न्यूज। बोलो बेटा, हालांकि आप एक सवाल पूछ सकते हो कि सर जी जाने वाले को जाने में इंटरेस्ट क्यों है, यदि उसको जाने में इंटरेस्ट था तो वो आया ही क्यों, मतलब बॉन्ड क्यों बना। बोल बेटा, इसलिए जो लोग थोड़ा डेप्थ में सोचते हैं वो ये बात कहेंगे, नहीं सर जो जाने वाला है, आओ बेटा तुम तो आने वाले हो। उसका इंटरेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा, बिल्कुल प्लीज सब लोग सीरियस हैं। लिविंग ग्रुप भगाया नहीं जा सकता है, यदि भगाया जा सकता होता, तुम सही बोल रहे हो, तुमने बोला भगाया जा सकता है। आओ बेटा,
सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुना, हंसी मजाक नहीं चल रहा है, सब सीरियसली सुनेंगे। ये RX है बेटा, बॉन्ड तो स्टेबल है, स्टेबल नहीं होता तो बनता ही क्यों? लेकिन यदि बेहतर कोई आ रहा है तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है। तुम्हें नहीं आया? आ गया? तो लीविंग ग्रुप पे डिपेंड, सुनो भाई, ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? दो चीजों पे। दो चीजें कौन कौन सी? न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, करेक्ट है। तो पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? लिविंग ग्रुप के बारे में, ठीक। कौन मुझे बताएगा इस बात को कि लिविंग ग्रुप कौन अच्छे होते हैं? क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए लिविंग ग्रुप के पास अच्छा होने के लिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ले भैया, वीक बैलेंस होना चाहिए। एक शब्द में बोलो भाई, एक शब्द में बोलो, एक ऐसा शब्द बोल दो जब मन को ठंडक पड़ जाए। हाँ ठीक है। जब वो लीव, तू कैसी बात कर, जब वो लीव कर रहा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसके तो और कचरे हो गए। ये बोलो कि लीव करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अरे आई एम वेरी सॉरी, आई कुड नॉट लिसन दैट, शायद वो यहाँ से टकरा के आवाज वापस चली गई। तुमने 3 बार बोला स्टेबिलिटी, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप में जो चीज रिक्वायर्ड है, टॉपिक डालो लिविंग ग्रुप, टॉपिक डालो लिविंग ग्रुप। हाँ बोल सकते, न्यूक्लियोफ्यूज बोलते हैं लिविंग ग्रुप को, सही बोल रहा है लगा। लेकिन बेटा लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफ्यूज, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफ्यूज, ठीक है बेटा, लिखो बेटा। फॉर अ लिविंग ग्रुप, फॉर अ लिविंग ग्रुप टू बी गुड, एक लिविंग ग्रुप को अच्छा होने के लिए, फॉर अ लिविंग ग्रुप टू बी गुड, it should be stable. For a living group to be good, it should be stable after living. It should be stable after living. आओ अंतरा जी आओ, कई जगह है अंतरा जी के लिए। उधर चली जाओ। For a living group to be stable, the living group should be stable after living. करेक्ट है बेटा की बात, लिविंग ग्रुप शुड बी स्टेबल आफ्टर लिविंग, ठीक है। एक बात और समझना तुम लोग, लिविंग ग्रुप वही अच्छा है जो एकदम लीव ना करे। नहीं समझे? ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ। अब आंसू लाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है। हाँ मतलब अपनी अपनी पर्सनल स्टोरी याद मत करने लग जाए। सर आपने क्या कह दिया यहाँ हमसे? हाँ, लिविंग ग्रुप वही अच्छा होता है जो धीरे धीरे जाता है, मतलब वो जाते जाते भी बॉन्ड बना के रखता है। ये कौन से लॉजिक से बोला तूने कि लिविंग ग्रुप वही होता है जो धीरे धीरे जाता है? अच्छा, जो कहीं और जाके स्टेबल हो जाए, ऐसा? ठीक 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 ठीक। सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, लीविंग ग्रुप वही अच्छा होता है जो लीव एकदम से ना कर जाए। यदि कोई ग्रुप एकदम से लीव कर गया तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जो चीज बनी है वो अनस्टेबल होगी। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, कब जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? जब कोई आता हो और कोई जाता हो। क्लियर दी बात? कोई आ रहा हो और कोई जा रहा हो, आने वाला धीरे धीरे आ रहा हो और जाने वाला धीरे धीरे जा रहा हो, इसमें हमें पता नहीं लगता कि वो कब रिप्लेस हो गया। आई अंडरस्टैंड। क्लियर बेटा की बात? SN1 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। यदि कोई बोले कौन सी रिएक्शन ज्यादा अच्छी है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और SN2 में क्या होता है, एक ग्रुप आता है, बॉन्ड बनाता है और दूसरा ग्रुप उसी वक्त जा रहा होता है। एक वक्त वो आता है जब इससे भी बॉन्ड बना है, इससे भी बॉन्ड बना हुआ है। दिस इज गुड। चमका कि नहीं चमका? तो लिविंग ग्रुप वही अच्छा जो धीरे धीरे जाए। प्लीज राइट दिस, लिखो लिखो।
अ लिविंग ग्रुप, बेटा लिखो, अ लिविंग ग्रुप इज गुड if it continue to bond with carbon while leaving. It continues to bond with carbon while leaving. ठीक है बेटा, वरना क्या होता है ना, समझना मेरी बात को ध्यान से, समझना मेरी बात को ध्यान से, वो रिएक्शन हो नहीं पाती। एक्चुअली क्या होता है कि एकदम हाई एनर्जी चाहिए रहती है आपको इसको करने के लिए। कोई चीज जो है ना एकदम चली गई जीवन से, एकदम खट्टे से बाहर, तो क्या हुआ, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई सिस्टम की। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए आपको ये कराने के लिए। बोले बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं आपसे, आपको इतनी सारी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, यदि कोई बॉन्ड बन रहा हो और कोई बॉन्ड टूट रहा हो, तो बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लगती है उसको बॉन्ड बनने वाली एनर्जी धीरे धीरे कंपनसेट करती रहती है। तो आपको जो बाहर से रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो कम होती है, इसलिए रिएक्शन जो होती है रिलेटिवली आसानी से हो जाती है। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ बेटा, हाँ, न्यूक्लियोफाइल की स्पीड से ज्यादा मैं बोलूं पोलराइजेबिलिटी पे, दोनों की पोलराइजेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इनफैक्ट न्यूक्लियोफाइल की भी और लिविंग ग्रुप की भी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है तुमको, वो जीनी टाइप का, वो देखना बोतल में जीनी घुस जाता है। तो पोलराइजेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो ऐसे करके हाथ, मतलब हाथ खिसता जा रहा है, समझ रहे हैं आप बात को, हाथ खिसता जा रहा है, बॉन्ड धीरे धीरे होता जा रहा है, थोड़ा ढीला पड़ता जा रहा है, लेकिन टूटा नहीं। और जो बॉन्ड बना रहा है वो अभी आया नहीं, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, अभी और आएगा समझ में जब SN2 पढ़ाऊंगा। तो लिविंग ग्रुप कब बेहतर है जल्दी बताओ, जब वो धीरे धीरे जाता है, और जब उसकी जाने के बाद क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। दो चीजें लिविंग ग्रुप के अंदर होनी चाहिए। चलो बेटा, अब मैं आपको बताता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी। लिखो बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी। सब लोग लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी, Rn2 प्लस। क्या समझे, ROR प्लस। इसको एक आध बार देख लेना, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा थोड़ा सा ही। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन को पूरा पूरा ऑर्डर झड़ा दी से रटना ही रटना है। ROS डबल बॉन्डो C4F9 मोर देन, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं आपको लिखा देता हूँ। हाँ बेटा, C4F9 में बहुत सारे हैं, लिखाता हूँ। इसके बाद यही ले, ROS डबल बॉन्डो CF3 मोर देन,
लाइक दिस। ठीक, मैं कुछ हद तक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये लिविंग एबिलिटी कैसे समझ सकते हैं अपन। पूरा पूरा ऑर्डर ऐसा सच याद नहीं करना, देख के काफी कुछ लॉजिकली आ जाता है। ठीक है ना, चल जल्दी जल्दी करते। अरे सर साइड ही साइड है, आप टेंशन ना ले। बैठ जाऊंगा मैं, साइड में बैठ जाऊँ। मैं पर्दा थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। सर इसमें और भी 3 बॉन्ड भी बने और कॉन्फ्लिक्ट क्लास भी लगा हुआ है। क्या ऊपर 3 बॉन्ड बने और पॉजिटिव चार्ज भी लगाया, ऐसा बोल रहे हो? हाँ बेटा सही तो नहीं है। सर, तो फिर वहां पर भी वैसे ही होना चाहिए। बस सर फिर यदि ऐसा है तो फिर वहां पर भी आना चाहिए ना पॉजिटिव चार्ज। अरे क्या, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर गिरा दो, पंखा लगा दो। हाँ सर हाँ बोलिए। यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फिर वहां नहीं आना चाहिए। इधर उसके इधर इधर आर ओ आर पे। हाँ तो लगा लो, तीसरा लगा लो, खुश रहो। सही है, अब सही है। चल बेटा, हो गया बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग। जैसे इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है? सारे लिविंग ग्रुप, मतलब इनमें कौन सी चीज लिविंग है? N2 लिविंग ग्रुप है या N2 प्लस लिविंग ग्रुप है? N2 लिविंग ग्रुप है कि N2 प्लस लिविंग ग्रुप है? N2 प्लस लिविंग ग्रुप है। बोले बेटा, नहीं आया तुमको? क्या लिविंग ग्रुप है, N2 के N2 प्लस? N2 लिविंग ग्रुप। N2 प्लस काय का लिविंग ग्रुप, उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं। अरे तो अभी पहले पूछा था तब बताना था, अब तो मैंने बता दिया। लिविंग ग्रुप इज N2 नॉट N2 प्लस। बेटा N2 के टकले पे यदि पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं ना बेटा। तो फिर काय का लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद क्या होता है? स्टेबल होता है। लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद क्या होता है? स्टेबल होता है। क्लियर है बेटा की बात? हाँ, यदि दोनों लोग स्टेबल हो जाएं तो और अच्छी बात। लिविंग ग्रुप भी स्टेबल और जहां से छोड़ के गया वो भी स्टेबल। अरे फिर तो सबसे अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब सोचो, इसने यहां से लीव किया N2 के रूप में, N के टकले का पॉजिटिव चार्ज गायब हुआ। N2 की स्टेबिलिटी कैसी होती है? अच्छी, बुरी के बहुत ही ज्यादा अच्छी? बहुत ही ज्यादा अच्छी। इतनी अच्छी नहीं होती तो एटमॉस्फेयर में 78% कैसे घूमता? अब तक तो शादी हो गई होती इसकी किसी ना किसी से। अरे N2 तो बेटा इतने जमाने से 78% एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, स्टेबिलिटी है तभी ना घूम रहा है, नहीं तो रिएक्ट कर जाता। वही सर, एल्कोहल, ओ के टकले में पॉजिटिव चार्ज, गुड न्यूज के बैड न्यूज? बैड न्यूज यार, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके टकले में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, बैड न्यूज। तो वो लीव करेगा कि नहीं करेगा? लिविंग तो दो चीजों पर निर्भर करती है। कई बार ये होता है हम खुद ही इतने ज्यादा अनस्टेबल है कि हम सोचते हैं यार लीव कर ही दे, मतलब अब भले अनस्टेबिलिटी रह जाए। क्लियर बेटा? अभी जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, ठीक है बेटा, चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे वहां पे कैंपेन एम्पेन तो चल रही है ना, रोज ही तो लड़ते रहते हैं वो लोग, देखा है तुम लोगों ने? अब डोनाल्ड ट्रंप और वो सब लड़ते रहते हैं रोज के रोज, मैंने देखा है वो लोग, है ना? मान लो कल के दिन बोले भानु सर आप आगे बन जाओ राष्ट्रपति, तो मेरे को जाना पड़ेगा ना बेटा। तुम लोग रोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। अलग अलग तरह के गाने गाओगे, सर प्लीज मत जाओ, हमारे सिलेबस का क्या होगा? पर फिर भी अमेरिका का राष्ट्रपति बना रहे हैं भाई, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम लोगों को साथ नहीं ले जाऊंगा, वो पहली शर्त उनकी यही होगी, इनको मत लेके आना साथ।
क्लियर है? अब देखो ये इधर, प्लीज डू नोट। अब मान लो ये यहां से लीव किया, विशाल तू साथ में चलियो, ठीक, चलो ये इधर से इधर आ गया। अरे मेरी बात को ध्यान सुनो, इसके गंजे पे आया पॉजिटिव चार्ज। सोचो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज मस्त डिस्पर्स हो सकता है यहां से, ऊपर से इसका सुंदर माइनस आई इफेक्ट। बोलो यार, C4F9 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट अच्छा कि बुरा? अच्छा। C4F9 का तो बहुत ही अच्छा। एक तो बढ़िया रेजोनेंस में डांस चल रहा है, इसलिए स्टेबल, ऊपर से स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। C4F9 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा कि CF3 का ज्यादा? C4F9 का ज्यादा। तो इसके लिए ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इसका लिविंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? क्या बेटा? ये बाकी उसी तरह के बेटा वो न्यूट्रल था, इसके टकले पे चार्ज था। वो न्यूट्रल था, इसके टकले पे चार्ज था। क्लियर थी बात? समझे कि नहीं समझे बात को? हालांकि हर चीज को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि आप चार्ज से और इससे कंपेयर कर लो, वो भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। ये इधर से इधर गया, इसका माइनस आई इफेक्ट अच्छा कि बुरा? अरे मतलब कमजोर यार, काय का माइनस आई इफेक्ट? फोर्थ पोजीशन से माइनस आई इफेक्ट, कोई माइनस आई इफेक्ट होता है? ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम के माइनस आई। डोमिनेटिंग इफेक्ट माइनस आई होता है, होते दोनों है, लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट माइनस आई होता है। समझ में उन्हीं को आ रहा हो जिन्होंने पुराना पढ़ा। आगे बढ़ो, ये देखो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। इसने इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाया घटाया? घटाया। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाया कि घटाया? घटाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को प्लस वाले ग्रुप क्या करते हैं? घटा देते हैं। इधर है बेटा, बोलो नेगेटिव चार्ज, इसका कौन सा इफेक्ट? प्लस एम और माइनस आई दोनों। अरे फिनाइल रिंग है ना, तो फिनाइल रिंग का माइनस एम इफेक्ट होता है और प्लस आई। बल्कि मैं तो आपसे बोलूं प्लस एम इफेक्ट है इसका यहाँ पे। क्यों है प्लस एम इफेक्ट? तो हाँ वो लिखा ही है प्लस एम, तो हो गई प्लस एम। ये जोरत हो जा, लो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर जी प्लस एम नहीं है, माइनस एम इफेक्ट है। अबे रिंग का इसके ऊपर तो प्लस एम है ना, इसका रिंग के ऊपर माइनस एम है, पर इसका रिंग के ऊपर तो प्लस एम है। सोचो, ये इधर से इधर गया कि नहीं गया? जब ये इधर से इधर गया तो इसने इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के द्वारा दिया कि लिया? दिया, तो प्लस के माइनस प्लस एम, तो इसका इफेक्ट आएगा प्लस एम। और कौन सा आया? माइनस आई। नहीं आया? बोले बेटा आया कि नहीं आया? या रिंग दोनों इफेक्ट होते हैं, प्लस एम भी होता है माइनस आई भी होता है। ओवरऑल वी कैन से दैट, या मतलब वो भी, मतलब ऐसे जनरलाइज नहीं बोल सकते। क्या पता बाहर से जो चूस रहा है वो कितनी जोर से चूस रहा है इलेक्ट्रॉन। हाँ सही बात है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका प्लस एम इफेक्ट कम होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। हेलोजन में लिखा रहता है, इसलिए हम बोल देते। समझ ला? आ जा भैया, आ जा भैया। ये CH3 प्लस आई इफेक्ट, बोलो बेटा। फिर आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। क्लोराइड में आयोडाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, साइज बड़ा है, बोलो बेटा, तो चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाँ बोलो। ग्रेट न्यूज, ग्रेट न्यूज, बड़ी बात क्या है ये? इसने पूछा यदि स्टेबिलिटी थी तो लीव क्यों किया? ठीक है, ठीक है ना सर? यदि मीटिंग ऑफ हो जाएगी 5 मिनट बाद, तो आप सेम लिंक से वापस से ज्वाइन हो जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या बोल रहा था मैं आपसे? हाँ, विशाल ने एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था। उसने बोला सर जब स्टेबिलिटी होती है लीव ही क्यों करता है? यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजबूरी की बात ना है। समटाइम्स तो वो लीक करता ही रहेगा, स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी सत्य बच्चा, सत्य बच्चा, सुनो सुनो प्लीज प्लीज, उसने सही क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दो। सुनो मेरी बात को ध्यान से। कभी कभी क्या होता है कि खुद की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही होती है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है, इसलिए वो लीव कर देता है। क्लियर थी बात? ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रही है इसलिए वो लीव कर रहा है। डन। प्रश्न क्या था वैसे? हाँ हाँ, नहीं देखो कुछ चीजें तो पहले से इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, जैसे ये वाला इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि एंड के टकले पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, इसलिए इट इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। बन गया किसी तरीके से बॉन्ड, बट स्टेबल नहीं है, खट्ट दी से लीव कर जाएगा। ठीक,
ये भी बात तुम्हारी सही है कि कुछ चीजें अनस्टेबल होती हैं, तो वो रहती क्यों है यदि अनस्टेबल हैं तो? इसका जवाब, ये बहुत जेन्युइन प्रश्न है इसका, कि यदि कोई चीज अनस्टेबल है तो है क्या? ये प्रश्न तो आप अपने आप से भी रोज पूछते हो, मैं ऐसा क्यों? बोलो बेटा, तुम लोग अपने आप से ही प्रश्न नहीं पूछते? काश में माधुरी दीक्षित होती। बोले यार कभी। क्यों? ये तो सोचता है ना मैं ऋतिक होता, ये तो सोचेगा ना भाई। डोंट, मतलब ऐसा भी मत करो तुम कि एकदम बोलो है मैं नहीं होना चाहता ऋतिक रोशन। पागल है क्या? कौन नहीं होना चाहता यार? कोई भी लड़का होगा तो उसके मन में ये ख्याल आएगा काश मैं भी ऋतिक रोशन होता। भाई अच्छा खासा स्मार्ट आदमी है, बहुत पैसे वाला है, फेमस है, तो क्यों नहीं चाहेगा कोई कि वो ऋतिक रोशन होता? क्लियर थी बात। और कोई लड़की क्यों नहीं चाहेगी वो माधुरी दीक्षित होती? भाई अब माधुरी दीक्षित इसलिए बोलता हूँ, वो भले पुरानी है लेकिन उसने जितना फेम हासिल किया है उतना फेम अपनी नई हीरोइंस ने तो किसी ने हासिल नहीं किया। तो नहीं है बेटा, नहीं, माधुरी दीक्षित के बराबर थोड़ी ना, कहीं आसपास भी नहीं है। खैर, मेरी बात को ध्यान से सुनो प्लीज 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 प्लीज। एक मूवी थी, जो मूवी है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, जबरदस्त मूवी है, अच्छी मूवी है। हाँ मूवी का नाम है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। अंतरा माली उसकी हीरोइन है, वो बहुत बढ़िया मूवी है बेटा। अब वो मेरी वो गलती से तेरा नाम पड़ गया, लेकिन उसका नाम तेरे से पहले से अंतरा माली है, और तेरा नाम माली तो नहीं है, वो अंतरा माली है ना? तो सवाल यही है कि विशाल, तू विशाल जैसा क्यों है? तू विशाल जैसा क्यों है? उसकी मैं तेरे को एक रामायण की स्टोरी बताता हूँ। एक रामायण की स्टोरी है जिसके अंदर ऋषि पत्नी अहिल्या रहती है। उनको जो है एक बार उनके जो पति होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो श्राप दे देते हैं कि तुम पत्थर की बन जाओ। इंद्र भगवान कुछ ऐसी लीला रचते हैं जिसके कारण वो अपनी पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाते हैं, उनको श्राप देते हैं कि तुम पत्थर की हो जाओ। तो वो फिर रिक्वेस्ट करती हैं कि आप तो भगवान गलती कर रहे हो, मेरी गलती नहीं है इसमें, तो ये इंद्र ने पूरा पूरा जाल रचा है। तो उनको जब बात समझ में आ जाती है, अब ऋषि है, एक बार श्राप दे दिया तो दे दिया, अब इसके बाद तो नहीं पलट सकता मामला। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम इसी रूप में रहोगी, एक दिन ऐसा आएगा कि श्री राम आएंगे, और वो जब तुमको स्पर्श करेंगे तो तुम वापस से अहिल्या रूप में आओगे। यहाँ पे श्री राम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अहिल्या क्या है? लो एनर्जी स्टेट में अरेस्ट कर दिया। उस समय तुम्हारे और मेरे जैसे कई पापी लोग गए होंगे जिन्होंने जाके उनको पत्थर स्वरूप में छुआ होगा, लेकिन हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है कि हम उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी दे पाए, पर ईश्वर तो एनर्जी का स्रोत है। तो उन्होंने जब छुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हुई, और वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गया। इसलिए चीजें अनस्टेबल स्टेट में टिकी रहती हैं, क्योंकि तुम्हारे श्री राम अभी आना बाकी। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? तो जिसके मन में ये सवाल है कि अनस्टेबल चीजें क्यों हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी अभी मिली नहीं। जिस दिन वो एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, उस दिन तुम इस स्टेट से उस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर थी बात? तो चीजें अनस्टेबल क्यों हैं? क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी में जाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो नहीं है। यदि मिल जाए तो हम स्टेबिलिटी में आ जाए। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। या क्या बेटा? अरे कोई स्टेबल चीज को हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी दी जाएगी और ज्यादा स्टेबल बन सके तो हो जाएगा ना। यदि अनस्टेबल चीज को, मतलब कोई स्टेबल चीज को भी यदि इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिले कि वो और ज्यादा स्टेबल हो सके तो हो जाएगा। हाँ यदि हो सकता है तो क्यों नहीं, स्टेबल चीजें आगे जाके और स्टेबल चीजों में कन्वर्ट होती है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, माधुरी दीक्षित कुछ और बनना चाहती है। आया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा? इतना आया बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं मैं इसको, आगे बढ़ जाऊं? तो तुम लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए? आगे बढ़ जाएं? चलो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी जल्दी चलो। पहली चीज थी लिविंग एबिलिटी, ठीक बेटा? अब लिविंग एबिलिटी हो गया, टॉपिक खत्म। हमने पहली चीज क्या पढ़ ली? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो चीजों पर डिपेंड करती है, काय काय पे? न्यूक्लियोफाइल पे और लिविंग ग्रुप पे। लिविंग ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरी बात पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियोफाइल। टॉपिक डालो न्यूक्लियोफाइल, टॉपिक डालो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं?
न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से कौन प्यार करता है? नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी चीज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी जो चीज क्या होगी? नेगेटिव चार्ज युक्त होगी, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। करेक्ट बेटा इतनी बात? तो न्यूक्लियोफाइल की कुछ जो विशेषताएं हैं वो क्या होनी चाहिए? इट शुड हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। इट्स पोलराइजेबिलिटी शुड बी हाई। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इट्स पोलराइजेबिलिटी शुड बी हाई, उसकी पोलराइजेबिलिटी बेटा हाई होनी चाहिए। हाँ बोलो बच्चे। इट शुड हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इट शुड हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो उतना अच्छा। ठीक बेटा। सेकंड बात मैंने क्या बोली? पोलराइजेबिलिटी शुड बी हाई। अब समझना न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है वो समझ जाओगे तो ये पॉइंट समझ जाओगे। सोचो, मान लो बेटा ये ऐसा कुछ कुछ बना हुआ है, मैंने कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड बना दिया, ठीक है? ये H हो गया, ये D हो गया, ये T हो गया, ये Cl हो गया, डन। अब मैं न्यूक्लियोफाइल को यहां से भेज रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल आकर के इस Cl को रिप्लेस कर रहा है मन, ठीक है बेटा? जब न्यूक्लियोफाइल Cl को रिप्लेस करेगा तो उसके सामने कुछ चैलेंजेस है। क्या क्या चैलेंजेस है बेटा? उसको जब अटैक करना है तो उसे इन ग्रुप्स को भी धक्का मार के अंदर घुसना पड़ेगा। बोलो बच्चे, इन ग्रुप्स को धक्का मार के उसको अंदर घुसना पड़ेगा, स्पेशली कब? जब कार्बोकेटाइन नहीं बना हुआ। दो टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक SN1 और एक SN2। SN1 में कार्बोकेटाइन बन जाता है, SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता। तो कार्बोकेटाइन तो बेटा प्लेनर होता है, राइट? ठीक। तो समझना, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पर तो इनके द्वारा हिंडर होगा, स्पेशली SN2 रिएक्शन में। बोलो बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल की प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो उसको कार्बन पे घुस के अटैक करना पड़ता है। बोलो बच्चे। तो जब वो इस एरिया में घुसने की कोशिश करेगा तो ये लोग क्या करेंगे? उसको हिंडर करेंगे। अब तुम बोलोगे सर तो ठीक है कार्बोकेटाइन बना दो आप, तो खत्म बात। लेकिन कार्बोकेटाइन बनना यार क्रूरल्टी है। कार्बोकेटाइन बनाना क्रूरल्टी है। यदि आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो मतलब अब तक जीवन में सब कुछ था, अब जीवन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तुम्हें नहीं आया यार? ऐसी रिएक्शंस मतलब कमी होती हैं जीवन में, जिन रिएक्शंस के अंदर एकदम क्या हो जाए, एकदम कचरे हो जाए लाइफ के। बोलो बेटा। आपको पता है ना ये वाली बात? एकदम नहीं होता ऐसा कि एकदम जो है बॉन्ड टूट जाए। यदि एकदम बॉन्ड टूटा तो फिर स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। तो कार्बोकेटाइन का बनना इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज। इवन इफ ये बोलते हैं स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड, तो बेटा स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड का मतलब ये है वो स्टेबल है अमॉन्ग्स्ट अनस्टेबल, लेकिन स्टेबल नहीं है। नहीं समझे तो? स्टेबल अमॉन्ग्स्ट अनस्टेबल लेकिन स्टेबल नहीं है। कार्बोकेटाइन है, अंतिम सत्य है कि 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास, काय की स्टेबिलिटी? भले कोई उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा हो, मान लो अपन को कोई नुकसान कर दे उसके बाद बोले अरे बेटे लग तो नहीं गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना स्टेबिलिटी आ गई। होगा कि नहीं होगा? सांत्वना देने से स्टेबिलिटी नहीं होती। अब कार्बोकेटाइन बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अंतिम सत्य ये इसके पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं थे, इसका मतलब SN1 रिएक्शन एक मजबूरी है। समझे कि नहीं समझे बात को? आने वाला तो बाद में आया, जाने वाला तो चला गया ना पहले। तो SN1 रिएक्शन तो एक मजबूरी है, और वो स्टेट से तभी होगी जब SN2 नहीं हो पा रही होगी। नहीं आया तुमको? क्योंकि इतना ज्यादा हिंड्रेंस है कि न्यूक्लियोफाइल घुस ही नहीं पा रहा अंदर। अरे बोलो यार, इतना ज्यादा हिंड्रेंस है कि न्यूक्लियोफाइल अंदर घुस ही नहीं पा रहा। तो इसलिए क्या कहते हैं, रिएक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी आगे? SN2 की डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हेलो, एग्जैक्ट, ठीक, ओके, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल में यदि मान लो
जीनी जैसी पावर हो। किसके जैसी पावर हो? जीनी। तुम लोग को याद है बेटा, एक सीरियल आता है जिसमें एक जिन होता था, अलादीन में होता था। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो क्या करेगा, पहले से छोटा सा हो जाएगा और यूं जाके अपना हाथ अंदर घुसा देगा, छोटा सा बॉन्ड बना लेगा। बोले यार छोटा सा बॉन्ड बनाया तो लिविंग ग्रुप को लीव करने में आसानी हो जाएगी। लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो उसे लीव करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इस हल्के से बॉन्ड से प्रदान होगी। धीरे धीरे बॉन्ड बनता जाएगा, धीरे धीरे बॉन्ड टूटता जाएगा। इसलिए आपको चाहिए क्या? पोलराइजेबिलिटी। व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। दो चीजें होती है केमिकल बॉन्डिंग में, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। किसी को अपनी ओर खींच लेना इस पोलराइजिंग पावर, किसी की ओर खींच जाना इस पोलराइजेबिलिटी। बोलो हो। हाँ। तो पोलराइजेबिलिटी ऐसी होती है कि बड़ा सा गप्पू सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो क्या करता है, यूं पतला सा हो जाता है और जाकर के अटैक कर देता है। इसलिए आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड, देन फ्लोराइड, देन। समझ गया कि नहीं समझ गया बात को? क्या सबको बात क्लियर है कि नहीं है? नाइस। चलो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब लिखो आगे। लिखना, normally the species having negative charge, normally the species having negative charge are better nucleophile than species which are neutral. example, species having negative charge are better nucleophile than species species having negative charge are better nucleophile than species not having negative charge. जैसे कि OH negative is a better nucleophile than H2O, जैसे कि SH नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2S। बेटा इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। बोलो क्या होती है पोलराइजेबिलिटी? हम ऐसे थे और हम ऐसे हो गए। बोलो बेटा, दिस इज पोलराइजेबिलिटी। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ, डिस्टॉर्ट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? जितना बड़ा साइज होगा उतना आसानी से क्या होगा, वो उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी आसानी से पोलराइजेशन हो जाएगा। नहीं आया, सच्ची मुच्ची आ गया। तो बेटा SH नेगेटिव, एस के टकलू पे नेगेटिव चार्ज, यदि नेगेटिव चार्ज आया साइज बड़ा हो जाएगा, और यदि साइज बड़ा हो जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए बेटा नेगेटिव चार्ज वालों की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। ये बेहतर न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनकी तुलना में जिन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ते। बेटा यदि कोई पूछे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, इधर देखें, इधर ही लिख दें, अभी तो थोड़ी जगह खाली है, हैं? किसी ने बोला चाचा CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव में बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? हाँ हाँ, बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? CH3 नेगेटिव। कौन बेहतर न्यूक्लियोफाइल है वो जल्दी मेरे को बताओ। CH3 नेगेटिव होगा बेहतर न्यूक्लियोफाइल, CH3 नेगेटिव होगा बेहतर न्यूक्लियोफाइल। बात सही है बिल्कुल। इस पे नेगेटिव चार्ज बच्चे ज्यादा, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से, चलो कौन बच्चा बताएगा, थोड़ा अच्छे से बताना मेरे को। इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो कार्बन की क्या है? 2.5, लेकिन यार आवाज सब दूर से आनी चाहिए, है ना? इलेक्ट्रोनेट 2.5 बोलो, 3 बोलो, बोलो 4। क्लियर? 2.5, 3, 3.5, 4। Negative charge is more stable on more electronegative atom. The rule is true in group or period? Period। सही सही सही। ग्रुप में साइज देखते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ग्रुप में किससे देखते हैं? साइज से। जबकि पीरियड में कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव से देखते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? शाबाश। चल बेटा, तो CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव, किसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा है? CH3 नेगेटिव की ज्यादा है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर इससे ज्यादा है, इसकी इससे ज्यादा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। आओ बच्चे हो। और देखिए आयोडाइड
ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, किसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर ज्यादा है? ये तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। चलो ये भी सही बोला, ये तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, ये तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। अरे बोला ना, काय पे डिपेंड करेगा? लेकिन मान लो यहाँ पे मीडियम पोलर एप्रोटिक मीडियम है, तो मान लो एप्रोटिक में F नेगेटिव होगा। ये बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है ए प्रोटिक में F नेगेटिव होगा। अब तुम बताओ मुझे, ए प्रोटिक में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, आयोडाइड के F नेगेटिव? आयोडाइड। ए प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन नहीं दे रहा, ए प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन नहीं दे रहा। यदि प्रोटॉन नहीं दे रहा तो इसी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। भाई साहब ज्यादा एसिडिक कौन है, HI के HF? HI ज्यादा एसिडिक है, तो कॉन्जुगेट बेस किसका स्ट्रांग होगा, HI का कि HF का? HF का, तो ये स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस है, बोला ना, तो यही ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन नॉर्मली अपन मीडियम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, पोलर प्रोटिक मीडियम प्रयोग कर रहे हैं। तो पोलर प्रोटिक मीडियम में क्या होता है, सॉल्वेशन होता है या हाइड्रोलिसिस होता है। तो क्या होता है, इसके चारों तरफ पानी आके जिंगलाला करता है, तो वहां पर इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो इसका जो संयुक्त साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, जबकि ये नेकेड रहता है। अरे उसके आसपास पानी नहीं रहता ना इतना, तो पानी नहीं रहता, एक तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, ऊपर से इसके आसपास पानी भी नहीं, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम। बोलो बेटा, तुम लोगों ने एक मूवी देखी ऋतिक रोशन की जिसमें वो था, क्या कहते हैं उसको, जोधा अकबर या अकबर जोधा, क्या नाम था मूवी का यार? जोधा अकबर, है ना, जोधा अकबर करके एक मूवी थी, एक एक पिक्चर है बेटा। वो कुछ लोगों ने क्या कहते हैं ऐसी पिक्चरें बनानी, उसके इतिहास में ऐसा डिस्टॉर्ट करके इतिहास लिखा है, और बड़ा मतलब प्यार से ये कहानी लिखी गई, जबकि ये कहानी सत्य है भी कि नहीं है ये भी किसी को नहीं पता। मतलब इतिहास से बड़ा झूठा विषय कोई होता ही नहीं, तलवार की नोक पे तो लिखवाया जाता। खैर छोड़ो, अपन तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उस मूवी में आप देखना, अकबर आता है हाथी के साथ कुछ कुछ खेलता है, उसके बाद गुफा में घुस जाता है, हाथी का दिमाग खराब हो जाता है। तुम लोग देखी है पिक्चर की नहीं देखी? नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल एंड कर दूँ, देखी तो बता दो। उसके अंदर अकबर जो है वो हाथी को कुछ कुछ मतलब बोलता है, उसको छेड़ता है, उसके बाद में हाथी उसके पीछे आता है, अकबर घुस के एक गुफा में घुस जाता है, छोटी सी रहती है, हाथी उसको पकड़ के नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि हाथी बड़ा है और उसमें पोलराइजेबिलिटी नहीं। यदि हाथी में पोलराइजेबिलिटी, और गुफा छोटी है, क्या बात कही तुमने, मतलब गजब ही कर दिया यार तुमने, गुफा छोटी है बोल के मतलब छा गए तुमने यार। खैर यार ऑब्वियसली गुफा छोटी होगी, क्लियर। तो कोई बात नहीं, ऐसा हुआ कि हाथी यदि पोलराइजेशन उसमें हो पाता तो हाथी जाता जिनी बन के अकबर को बटोरता, बाहर लाता और कहानी खत्म कर देता, चाप देता ना पैर के नीचे। बोलो बेटा, लेकिन हाथी पोलराइज नहीं हो सकता, इसकी वजह से ये जो फ्लोराइड है ना, ये फ्लोराइड बेटा शेर की तरह, और आयोडाइड उस हाथी की तरह जो पोलराइज हो सकता है। अरे बेटा मैं कह रहा हूं उस हाथी की तरह, हिंदी नोट करो, जो पोलराइज हो सकता है, नॉर्मली हाथी पोलराइज नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं उस हाथी की तरह जो पोलराइज हो सकता है। तो तुम बोलोगे सर भले हाथी पोलराइज हो जाए, पर शेर तो सीधे ही चला जाता ना, कैट वॉक करता हुआ अंदर और खा जाता। बोलो बेटा, तुम ये तो कह सकते हो ना, शेर तो सीधे ही अंदर चला जाता, उसे तो पोलराइज होने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा बटोरता और खा जाता। बोलो बेटा, लेकिन शेर अकेला अंदर घुस ही नहीं सकता, शेर है फ्लोराइड, शेर है फ्लोराइड, और उसके चारों तरफ जिंगीलाला होता है, किसका, पानी का, पानी उसके चारों तरफ। अरे भैया ये देखो फ्लोराइड, फ्लोराइड काय के अंदर है, अरे थोड़ा इधर भी देख ले, HOH डेल्टा पॉजिटिव, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, पानी का जिंगीलाला हो रहा है बेटा, हैया। बोलो बेटा, तो ये जो पानी का जिंगीलाला हो रहा है चारों तरफ, इसके कारण क्या होता है बेटा, इधर स्ट्रेट रेडियंस खूब मतलब खूब सारा ये बड़ा हो जाएगा, तो जब ये शेर जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, इन सबके साथ गुफा में घुसे।
इसका संयुक्त साइज तो बहुत बड़ा है। बोलो बेटा। अब मान लो आपने मीडियम से प्रोटॉन हटा दिया तो ये पूरा चीज क्या हुई, एंड हो गई। उस वक्त फ्लोराइड क्या हुआ, अकेला हो गया, तो वो सीधा जाएगा। पर उसके लिए पोलर एप्रोटिक मीडियम चाहिए। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया, मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया, आ गया। लेकिन जब तुम पोलर प्रोटिक मीडियम का प्रयोग करोगे तो उस समय बेटा आयोडाइड का साइज ये कप्पू, चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स हो गई। जब चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स हो गई तो क्या होगा, वाटर उसकी तरफ ज्यादा नहीं आएगा, तो इट इज अ नेकेड एनाइन, इट इज अ नेकेड एनाइन। और वो पोलराइज भी हो सकता है, तो वो जाएगा जाके बॉन्ड बनाएगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि फ्लोराइड के आसपास तो बहुत सारे हाइड्रेट वाटर रहेगा, तो वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन के कारण अंदर नहीं जा पाएगा। क्या सबको बात क्लियर है? इसलिए बेटा आयोडाइड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन फ्लोराइड इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक मीडियम। ज्यादातर रिएक्शन अपन पानी के अंदर ही करा रहे हैं, तो इसलिए जब कोई मीडियम मेंशन ना करे तो अपन पानी मान लेते हैं। तो इसलिए कई बार पूछ लेता है कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, और मीडियम नहीं बताते, तो अपन मान लेते मीडियम पानी रहा होगा। बोले बेटा, और वहां पे लिख देते हैं आयोडाइड बेटर देन ब्रोमाइड, बेटर देन क्लोराइड, बेटर देन फ्लोराइड, यदि मीडियम मेंशन ना किया हो तो। मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया? यस सर। स्टॉप लो। ठीक बच्चों, अब सुनो, मिटा दू इसको मैं। अब बेटा मैंने आपको दो चीजें बता दी छोटी छोटी, अब मैं आगे बढ़ता हूं और हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। किस रिएक्शन की? SN1 रिएक्शन की। दो चीजें आपको मैंने पढ़ा दी, कौन कौन सी पढ़ा दी जल्दी बताओ? एक तो लिविंग ग्रुप, एक तो लिविंग ग्रुप पढ़ा दिया और एक क्या पढ़ा दिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा दी। दोनों चीजें समझ में आ गई? न्यूक्लियोफाइल लीव कर रहा था, ओ सॉरी, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा था और न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा था। कौन बेहतर न्यूक्लियोफाइल है, बात समझ में आई? अब जीओसी में जो तुम्हें न्यूक्लियोफाइल वाले क्वेश्चन नहीं बने होंगे अब बन जाएंगे। ठीक है बेटा, जब जीओसी तुमने सॉल्व किया था तुमने मेरे से डाउट में पूछे थे कि सर ये न्यूक्लियोफाइल वाले क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अब बन जाएंगे आपसे न्यूक्लियोफाइल वाले क्वेश्चन। कार्बीन वाला क्वेश्चन नहीं बना होगा तो जहां पे कार्बीन आएगा वहां पे कार्बीन समझा देंगे, एक बार बीच में समझा भी चुके सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक बेटा, अब बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 1। इस रिएक्शन में RX होता है हमारे पास, X छोड़ के चला जाता है, R प्लस बन जाता है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। डन। अब कोई रिएक्शन SN1 टाइप है तो सोचो इसमें हुआ क्या होगा, RX रहा होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आया होगा, RNU बन गया होगा, X नेगेटिव बाहर निकल गया होगा। बोले बेटा, यदि इस रिएक्शन का मैं रेट देखता तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर था KF, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इनटू RX का कंसंट्रेशन की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। ऐसा होता, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो RDS में आई नहीं। अरे नहीं आया। पहला स्टेप क्या हुआ, कार्बोकेटाइन का बनना। पहला स्टेप क्या था, कार्बोकेटाइन का बनना। बैड न्यूज के गुड न्यूज, वेरी बैड न्यूज, वेरी बैड न्यूज, बुरी न्यूज। कार्बोकेटाइन बनना इज नॉट अ गुड थिंग। मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कार्बोकेटाइन का बनना एक मजबूरी है। मतलब SN1 रिएक्शन तभी होगी जब SN2 नहीं हो सकती। समझिए आप मेरी बात को? नहीं तो जीवन ले लो चाहे केमिस्ट्री ले लो, बात दोनों जगह सत्य है। यदि SN2 हो सकती है तो SN2 ही होगी। नहीं नहीं, E2 की कहानी अलग है बेटा। मतलब हाँ, आप यदि कार्बोकेटाइन, अच्छा ऐसा बोल रहे हैं E2 और E1 की बात कर रहे हो, हाँ सही है। यू विल अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ऑलवेज, आइदर इन लाइफ और इन केमिस्ट्री। ये बन गया बेटा। अब ये है स्लो स्टेप, ये है स्लो स्टेप। क्यों स्लो स्टेप है? क्योंकि अनस्टेबल चीज बन रही है ना। अनस्टेबल चीज जब बनेगी बेटा तो एनर्जी बढ़ेगी। ये गई एनर्जी, ये बना कार्बोकेटाइन। बोलो हो, ये बड़ी एनर्जी, ये बना कार्बोकेटाइन।
अरे बोलो ना बच्चे, हाँ कार्बोकेटाइन बनाने के लिए इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ी। बोलो बेटा, सर। ये है ट्रांजिशन स्टेट और ये है कार्बोकेटाइन की एनर्जी। बोलो बच्चे, इसके बाद कार्बोकेटाइन ने किसके साथ कंबाइन किया? न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन किया। बोलो बेटा, और क्या बना? RNU। ये कौन सा स्टेप? फास्ट स्टेप। क्या फास्ट स्टेप? स्लो स्टेप से अपन रेट लॉ लिख सकते हैं, बशर्ते फिल अप द ब्लैंक्स। वाह, कोई अच्छा बोला, अच्छा बोला, गुड गुड गुड। तू तो बोलते ही, अनुराग ने भी बोला, वेरी नाइस। तो स्लो स्टेप से ही हम रेट लॉ लिख सकते हैं, यदि स्लो स्टेप के अंदर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट ना हो, और यदि इंटरमीडिएट होता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैंगे। बोलो बेटा, सही है। तो इसके बाद कार्बोकेटाइन थोड़ी सी एनर्जी लेके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बोलो बेटा, कार्बोकेटाइन ने इससे रिएक्शन किया। बेटा रिएक्शन कोई सी भी हो, एक एक्टिवेशन एनर्जी उसके लिए चाहिए रहती है ना, अदर देन रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, जहां आपको कोई एक्टिवेशन नहीं चाहिए, दो फ्री रेडिकल धाड़ दी से कंबाइन होते, खेल खत्म, पैसा दो। ठीक है बेटा, यू विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड फॉरवर्ड। ये हमारा डन डन। अब क्या हुआ बच्चे कि ये कौन सा स्टेप था? स्लो स्टेप। डन। तो जो भी RDS में है वही स्लो स्टेप है। इसका मतलब ये RX की पावर 1 हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन तो कहां पे है? सेकंड स्टेप में, जो कि कौन सा स्टेप है? फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन, तो वो रेट लॉ, या रेट लॉ में उसको नहीं लिखा जाता। मैं केमिकल काइनेटिक्स से कनेक्ट कर रहा हूँ शुद्ध हिंदी में। बोलो बेटा, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से कनेक्ट कर रहा हूं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आप पढ़ते हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K फॉरवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इधर क्या आएगा? सिर्फ RX आएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। तो RX की पावर क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं SN1 टाइप रिएक्शन। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, जब SN1 रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या मैं इसको मिटा दूं? आओ मिटा। बच्चों, अब धीरे धीरे चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे और तुम्हें मैं ये बात समझाऊंगा कि कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, वो कंक्लूड करूंगा आखिरी में, है ना। मैंने माना मेरे पास था CH3 C C2H5 C3H7 X। सोचो आप, रख देना उसको। सोचो आप, इसमें क्या SN2 पॉसिबल है? SN2 में तो बैक साइड से अटैक करने आना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब एक ही चीज हो सकती है कि X तुम जाओ। बोले बेटा, X चला गया, और इसको जाने में थोड़ा सा मीडियम भी मदद करता है। कौन मदद करता है? मीडियम भी मदद करता है। ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बोले बेटा, अब जब न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा तो दो साइड से आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, और बोले बेटा, तो आपके पास दो टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे। बोले बच्चे, एक तरफ क्या हुआ? CH3 हो गया, C, इधर क्या लगा दूं मैं ऐसा करता हूँ, ये कौन न्यूक्लियोफाइल है ना, मैं CH3 इधर लगा देता हूँ, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल को इधर लगा देता हूँ और C3H7 इधर लगा देता हूँ। मैं CH3 इधर लगा देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल इधर लगा देता हूँ, CH3 इधर लगा देता हूँ, C3H7 इधर लगा देता हूँ। बोले बेटा, मान लो मैं मान लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल OH है, तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो ज्यादा होगी OH की। नंबर 1 ये क्या हो गया? C2H5, तो इसको C2H5 लिख देता हूँ, इसको C2H5, सही है। अब सुनो, नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्रायोरिटी, सही है वर्टिकल लाइन पे। 1 2 3 R फॉर्म, 1 2 3 S फॉर्म। बोलो, रेसिपी मिक्सचर बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन सुनो मेरी बात को ध्यान से। हाँ, तो ये R था तो ये S होगा ना, स्पेलिंग गलत हो गई यार इसकी। अब ठीक है, S हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या परफेक्ट रेसिपी मिक्सचर बन जाए? तो
अच्छा चलो, तुमने सही बोला, नहीं तो फिर तुम बोलोगी सर मैंने बोला था आपने। दैट इज व्हाट यू वांट टू से, इन्वर्जन ज्यादा होगा रिटेंशन से। तुमने कहा एक ज्यादा होगा, तुमने कहा इन्वर्जन ज्यादा होगा, तुमने भी यही बोला इन्वर्जन ज्यादा होगा। हाँ तो रीजन ऑब्वियसली पूछो। वो जिधर से जा रहा है उधर ही आना मुश्किल रहेगा ना। राइट राइट। क्यों ऐसा होता है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो होता है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट? क्योंकि रिटेंशन प्रोडक्ट जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, सॉरी लिविंग ग्रुप जा रहा है, उसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। सोचो तीर्थ, जिधर से न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप जा रहा है वहीं से तीर्थ आ रहा है। तीर्थ तो पटक पटक के मारेगा ना उसको। बोलो बेटा, ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई एम नॉट सीरियस अबाउट दैट। बोलो बेटा, कूट देगा कि नहीं कूट देगा? तेरे को कैसे पता, तू सीधा है। बोले बेटा होगा कि नहीं होगा? जिस चीज से अपन, जो हमें रिप्लेस कर रहा है, वो यदि हमारे सामने आ गया तो हम उसको तो कचरा कर देंगे। एनर्जी स्टेट क्या होगी? बढ़ जाएगी। इस तरफ से आने की उम्मीद, इस तरफ से आने की उम्मीद, तो वो बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है बेटा। हाँ, यदि लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होता जाएगा रेशमाइजेशन उतना ही अच्छा होता जाएगा। नहीं समझे तो कल के दिन एग्जामिनर क्या करेगा? एक ब्रोमाइड लगा देगा, एक आयोडाइड लगा देगा, बोलेगा बताओ रेशमाइजेशन का परसेंटेज किसमें जाता है? आयोडाइड में जाता है, क्योंकि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी चला जाएगा। उज्जत ही निकले, देखेगा नहीं, अरे हट, खत्म। बोलो बेटा, तो उसी जगह से आ रहा है अटैक करने के लिए लिविंग ग्रुप भाई, लेकिन लिविंग ग्रुप अच्छा है, फर्क नहीं पड़ता, जा रहे हैं। हाँ, हाँ, मैं तो वैसे ही सोच रहा था, जा रहा हूं। बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेशमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। दो सेंटेंस लिखो, इन SN1 रिएक्शन। एक बात आपने लिखी कि बोलो बेटा। more the better living group, better the solvating power of solvent, more will be the retention product। 50% से कम होगा लेकिन रिटेंशन की उतनी ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे, ऐसा है क्या? ये मैंने गलत लिखा है। ये है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, यदि सॉल्वेटिंग पावर सॉल्वेंट की अच्छी है तो लिविंग ग्रुप भी अच्छा होगा, क्योंकि लीव कर गया, सॉल्वेंट ने उसको सॉल्वेट कर दिया, तो उतना ही ज्यादा रिटेंशन प्रोडक्ट बनने की उम्मीद बन जाएगी। सही है? तो अभी तो आप बोल रहे हो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मैंने बोला रिटेंशन बढ़ जाएगा, रेशमिक मिक्सचर बढ़ जाएगा। नहीं समझे बेटा? सोचो, यदि लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं था तो 70% बना मान लो बैक साइड सेट है, और 30% बना मान लो सामने सेट है, तो रेशमिक मिक्सचर कितना है? 60%। याद करो, 30 ये 30 ये, बचा हुआ 40 तो क्या है? प्योर। बोले बेटा, अब मान लो लिविंग ग्रुप अच्छा है, तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 45, तो रेशमिक मिक्सचर 90% हो गया। आया कि नहीं आया? तो लिविंग पावर जितनी अच्छी हो, और लिविंग पावर कब अच्छी होगी? जब जिस मीडियम में लिविंग ग्रुप जा रहा है वो उसको वेलकम कर दे। अरे नहीं आया? क्लियर बात? आप तो घर छोड़ के चले गए, लेकिन दुनिया बहुत खराब थी, तो फिर वापस आ जाओ। अनुराग, मान ले बेटा किसी बात पे पापा ने एक थप्पड़ गुदा दिया, किसी बात पे उन्होंने कहा अनुराग तू पढ़ नहीं रहा, 2 थप्पड़ दिया, तू यहाँ से बॉम्बे चला गया, तुमने कहा अब मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। तेरा एग्जाम्पल कैंसिल, खत्म। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला था, तेरी बुरी किस्मत। ठीक। विशाल मेरे दोस्त, विशाल को उसके पापा ने 2 थप्पड़ गुदा दिए प्यार से, विशाल को बुरा लग गया, और यहाँ से बॉम्बे चला गया। ठीक है बेटा। बॉम्बे में जैसे ही वो गया, वहां सारी बॉलीवुड की हीरोइन आ गई, विशाल को अपने साथ ले गई, चलो विशाल तुम्हें हीरो बनाएंगे। क्लियर थी बात? तो बेटा उसकी लिविंग पावर बढ़ जाएगी ना, मीडियम ने उसको वेलकम किया। बोलो क्लियर? पहले से तैयारी चल रही थी,
वहां ट्रेन पे इंतजार कर रही थी सारी हीरोइन, विशाल विशाल विशाल, और सबकी सब जो है लपक के जो है नारा लगाए, विशाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आपस में लड़ मरी कि हमारी पिक्चर का हीरो, मेरी पिक्चर का हीरो विशाल होगा, मेरी पिक्चर का हीरो विशाल होगा। तो क्या होगा बेटा, उसकी लिविंग स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मीडियम ने उसको क्या किया, वेलकम किया। यही बात मैं आपको बता रहा हूं। हाँ तीर तेरे पे भी एग्जाम्पल दे देंगे, रो मत। से बैठ गया मुंह फुला के, मैंने तो कंप्यूटर स्टार्ट किया, मेरा एग्जाम्पल नहीं दिया। आया बेटा बात समझ में? तो बात कैसी है कि रेशमिक मिक्सचर, सुनो बेटा, लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा रेशमिक मिक्सचर उतना ज्यादा बनेगा। लिख लो लाइन को, लिखो, इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन retention product is slightly less than inversion product, या inverted product is slightly more than retention product. In SN1 reaction, inverted product is slightly more than retention product. लिखा बेटा, in SN1 reaction, inversion product is slightly more than retention product. बोलो बेटा सही है। as leaving power increases, solvation by medium increases, leaving group becomes more better, therefore लिविंग ग्रुप और सुंदर हो जाता है, therefore रिटेंशन प्रोडक्ट इंक्रीजेस। क्योंकि बेटा अब तो मैदान खाली हो गया ना, ठीक है बच्चे, पहले तो लीव ही नहीं कर रहा था, मतलब उसको तोड़ तो दिया था लेकिन वहीं जाके चौखट पे बैठ गया। कई बार ऐसा भी होता है, उसको आयन पेयर बोलते हैं बेटा। जब लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल नहीं होता ना, तो वो बॉन्ड तो तोड़ देता है लेकिन बस पास में ही जाके बैठ जाता है, उसको बोलते हैं आयन पेयर, आयंस का जोड़ा बन जाता है। तो वो सामने वाली साइड तो ब्लॉक ही कर देता है, और वो तब तक बैठा रहेगा जब तक सामने वाले के टकले पे चार्ज रहेगा। बेटा यदि बैड लिविंग ग्रुप है तो वहीं जाके चौखट पे बैठ जाएगा, बोलेगा बॉन्ड टूट गया लेकिन जाऊंगा नहीं यहां से। जब तक नहीं जाएगा जब तक कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज कब तक रहेगा, जब तक कोई आ ना जाएगा। जैसे ही कोई आया पॉजिटिव चार्ज गायब। अब हम नहीं पहचानते तुमको, चार्ज की वजह से तो बैठे थे, तो चार्ज ही नहीं, निकल लेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ बेटा अनुराग ध्यान दो, लिविंग ग्रुप बिकम्स मोर बेटर, रिटेंशन प्रोडक्ट बोले बेटा increases, and therefore racemic mixture increases। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बेटा? एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बोले बेटा ये हो गया मान लो 3 मिथाइल या 3 क्लोरो, 3 मिथाइल ऑक्टाइल ऑक्टेन, बोलो ना बेटा ये हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल ऑक्टेन। सही लिखा मैंने? एंड दिस इज, बोलो ना बेटा, दिस इज 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ठीक, नाम की जरूरत नहीं। तुम मुझे ही बताओ कि किसमें रिटेंशन प्रोडक्ट ज्यादा होगा या किसमें रेस पे मिक्सचर ज्यादा होगा। इधर मैं लिख रहा हूं RN, किसमें ज्यादा होगा, रेस पे मिक्सचर किसका बेहतर होगा, जल्दी बताएं आप। रेस पे मिक्सचर किसका बेहतर होगा?
है? फर्स्ट वाले में बेहतर होगा, सेकंड वाले में बेहतर होगा? बेटा सेकंड वाले में बेहतर होगा। ये बताओ तुम मुझे, कार्बोकेटाइन जब ज्यादा स्टेबल बनेगा तो चीज लीव जल्दी करेगी? बोलो बेटा। यदि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो चीज जल्दी लीव करेगी। चीज जल्दी लीव करेगी तो जगह जल्दी खाली होगी। जितना जल्दी जगह खाली होगी उतनी जगह दोनों तरफ से अटैक होने लग जाएगा। दोनों तरफ से अटैक होने लग जाएगा तो रेशमी मिक्सचर बेहतर बनेगा। बोलो बच्चे। तो कार्बोकेटाइन इसका स्टेबल कि उसका स्टेबल? फर्स्ट वाले का स्टेबल। जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल उसमें मैदान जल्दी साफ होगा, तो इसमें रेशमी मिक्सचर ज्यादा बनेगा और इसमें बेटा कम बनेगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? इन्वर्टेड प्रोडक्ट का परसेंटेज किसमें ज्यादा होगा? परसेंटेज इन्वर्टेड प्रोडक्ट किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा परसेंटेज। समझे बेटा? परसेंटेज परसेंटेज इन्वर्टेड प्रोडक्ट किसमें ज्यादा है? हाँ बोलो। अरे बेटा तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ऊपर से 3-3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। सोचो, रेजोनेंस भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, कहाँ कोई तुलना थोड़ी ना है। बेटा इसकी स्टेबिलिटी कहीं ज्यादा है, समझो बात को, जीओसी पढ़ो। बेंजाइल जो है वो 9 अल्फा हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। पहले तो कंफ्यूजन था, एंटी ने कंफ्यूजन ही एंड कर दिया उन्होंने, है ना? अब तो उन्होंने विनाइल वो एलाइल को ज्यादा स्टेबल बोल दिया, तो खेल ही खत्म कर दिया ना उन्होंने। पहले लड़ाई थी, अब तो सारी लड़ाई ही खत्म हो गई। बोलो बेटा। बस तो खेला खत्म, पीसा हजम। कौन बेटा लेस रिएक्टिव नहीं हो जाएगा? राइट राइट राइट, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। इसने बोला कि सर जब कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। बोलो हाउ? तो रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो डाउन हो जाएगा। अरे वो उसके बनने पे डिपेंड करती है, उस पे थोड़ी। यस, समझे बात को? रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती, कार्बोकेटाइन के बनने पे डिपेंड करती है। आरडीएस का पार्ट ही नहीं बेटा रिएक्शन। स्टेबल नहीं, देखो जब भी वो कहते हैं दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, वो कार्बोकेटाइन रोता होगा बैठ करके कि क्या बक रहा है ये, मैं स्टेबल हूं, मेरी जान निकली जा रही है और बोल रहा है मैं स्टेबल हूं। समझे कि नहीं समझे बात को? बेटा अब कार्बोकेटाइन मतलब तुमने किसी का हाथ काट दिया, यही है कार्बोकेटाइन मतलब। आपने किसी का हाथ काट दिया, अब एक में आपने थोड़ा सा बर्नॉल लगा दिया और दूसरे में नहीं लगाया, और बोल रहा है ये तो बड़ा स्टेबल है। वो बेचारा कैसे स्टेबल होता है, उसका तो तुमने हाथ ही काट दिया। इट इज स्टेबल अमॉन्ग्स्ट अनस्टेबल। बोलो बेटा। आया है बेटा? रिलेटिवली स्टेबल, क्या बात कही है तुमने, बहुत बढ़िया। रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन वैसे स्टेबल नहीं है। कार्बोकेटाइन बनना अपने आप में ही बैड न्यूज होती है। समझ गए सब लोग बात को? तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करें क्या? ऑलमोस्ट 4 बज गए भैया, अगला लेक्चर है 4 बजे से। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी फिर से क्लास है।